सर वैसे तो हमने बहुत छोटे दायरे का ट्रेड देखा था, थोड़ा सुस्त क्लोजिंग भी थी, लेकिन कोई बड़े डेटा आपके हाथ लगे? नहीं, डेटा तो इसमें कोई डाउट नहीं कि भले ट्रेडिंग रेंज कुछ भी हो। यहाँ एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जी। कैसा भी मार्केट रहे, हाँ। आपको डेटा क्रंचिंग अगर आप ढंग से करेंगे तो कुछ न कुछ आपको ऐसे काम के बड़े डेटा मिल जाए। देखो, बड़े डेटा का मतलब क्या है? वो है जो आपको बाजार का या किसी स्टॉक का सही डायरेक्शन दे। करेक्ट। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहना है तो भी आपको डेटा से मिलना चाहिए, तेजी में रहना है तो भी पता चलना चाहिए, और मंदी हो तो भी पता चले। आपको डेटा के दम पे पता चल जाना चाहिए कि बाजार क्या करता है। अब आइए बताता हूँ आपको। निफ्टी 3 दिन की तेजी पर निफ्टी में लगा है ब्रेक, और इंट्राडे में 16 दिन की ऊंचाइयां छुई है। 3 पॉइंट से सही 26,236, ये आपके लिए 3-4 पॉइंट ऊपर रहा मंगलवार के सेशन के मुकाबले में बुधवार को। ठीक है। दूसरा, लगातार चौथे दिन निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया, 2-4 पॉइंट से बनाया, लेकिन बनाया, यानी कि मजबूती के संकेत अभी भी निफ्टी में है, कमजोरी के आए नहीं है। बैंक निफ्टी लगातार दूसरे दिन ये कमजोर आया कि आपको याद होगा मंगलवार को निफ्टी 4 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, बैंक निफ्टी 4 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। बैंक निफ्टी की तेजी पर ब्रेक लगा था, लेकिन नीचे तो नीचे 4 पॉइंट हो 1 पॉइंट हो जो भी हो, तो ये नीचे रहा है। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद कल बैंक निफ्टी ने भी हायर हाई और लोअर लो बनाया। देखिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, हायर हाई हायर लो बनाते हैं, इसका मतलब ये कि खरीदारी का संकेत है। लोअर लो लोअर हाई बनाते हैं, यानी कि बिकवाली का संकेत है। लेकिन हायर हाई पिछले दिन के मुकाबले में आपने हाई को भी पार किया, और पिछले दिन के मुकाबले लो को भी तोड़ा नीचे। इसका मतलब है कि आपको वो पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक उतार चढ़ाव बढ़ने के संकेत दे रहा है, यानी कि दोनों तरफ की ओपिनियन है। एक ओपिनियन तेजी वाली है जो पिछले दिन के मुकाबले में ऊपर जाकर खरीद रहे हैं, दूसरी ओपिनियन मंदी वाली है जो नीचे जाकर बेच रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, सो वोलेटिलिटी के संकेत है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में जो रेंज होती है बड़ी, उस पर्टिकुलर दिन का मुंह छोड़कर थोड़ी सी मीडियम टर्म की रेंज क्या है उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना चाहिए। और रेंज के हिसाब से 28 दिनों से बैंक निफ्टी लगातार 58,800 के नीचे बंद नहीं होता है, और 59,800 के ऊपर बंद नहीं होता। तो जब तक इस रेंज में फंसा हुआ है तब तक बैंक निफ्टी आपके लिए कोई खास संकेत नहीं दे रहा। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, ये भी लगातार दूसरे दिन कमजोर हुआ है, लोअर हाई बनाई, यहाँ से थोड़ी सी कमजोरी के संकेत आए। सो कल वैसे भी आपने देखा ही था, आई मीन कल से मेरा मतलब बुधवार ही समझिएगा आप। बुधवार को आपने देखा भी, सबसे कमजोर इंडेक्स आपका मिड कैप सेलेक्ट ही था, करीबन 1% टूट कर बंद हुआ। राइट, सबसे कमजोर ये था। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप तो खैर निशान में बंद हुआ। तो ये कमजोरी के संकेत, जो मिड कैप इंडेक्स में कमजोरी के संकेत साफ है। लेकिन अगर पूरे मार्केट में कोई मजबूत है तो स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 5वें दिन, परसों भी तेजी के साथ बंद हुआ है, सोचो, और लगातार चौथे दिन इसने हायर हाई हायर लो बनाया है। ये मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और 17,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद हो रहा है, बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। अब तो अच्छे क्वेश्चन से हो रहा है, 17,700 के ऊपर बंद होता दिखा है। तो जितने भी इंडेक्स है, आप सेक्टरली छोड़ दो एक आध, जिसमें कि सेक्टरली आपका मेटल बहुत मजबूत है। अदरवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। सोचो, जिस इंडेक्स को लेकर, जिस इंडेक्स के शेयरों को लेकर बाजार में सबसे ज़्यादा गम है, मेरा शेयर नहीं बढ़ता, मेरा शेयर नहीं बढ़ता, वो इंडेक्स मजबूत होता दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि स्मॉल कैप इंडेक्स तो चल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में वो शेयर चल रहे हैं जो शायद लोगों के पास नहीं है। सो इंडेक्स के रिप्रेजेंटेटिव शेयर्स तो चल रहे हैं, यानी कि जो बेहतर नाम है, जो बेहतर लिक्विड है, बेहतर फंडामेंटल है, वहाँ तो तेजी हो रही है। अब लेकिन किसी ने स्टोरी के बेस पे, नैरेटिव के बेस पे कोई शेयर ऐसे खरीद लिए जो अब समय के साथ थोड़े ढीले हो गए और बाजार की तेजी के साथ भी वापस वो बढ़ नहीं पा रहे, तो समस्या वहाँ है। बट ओवरऑल अगर आप इंडेक्स ट्रैक करते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स में कहीं कोई समस्या नहीं है, बढ़िया तेजी के साथ लगातार 5वें दिन मजबूत रहा है। और अब आइए मेटल इंडेक्स, 5 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा है मेटल इंडेक्स, फिर से हायर हाई हायर लो रहा है। अकेला मजबूत एक ही इंडेक्स है, वो है मेटल सेक्टर। सर, ये तो सारे ब्रॉडर इंडिसेस के बारे में हमने फोकस कर लिया। स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा कर रहा है, मेटल इंडेक्स अच्छा कर रहा है, लेकिन जो हमारे दिग्गज शेयर हैं, जो मार्केट मूवर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो 3 शेयर इसमें मैं बताऊंगा आपको। पहला है रिलायंस। रिलायंस की 4 दिनों की तेजी पर परसों ब्रेक लगा है, लोअर हाई और लोअर लो बनाया, यानी कि कमजोरी का हल्का सा संकेत आया है। 1581 इसका एक बड़ा ब्रेकआउट लेवल है, बार बार जाता है, घूम फिर के वहीं से आ जाता है। पिछले इस हफ्ते भी तीन में से 2 दिन उसने वहाँ तक जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आकर बंद हुआ है 1560 के आसपास। 1560 से एक ब्रेकआउट है, नेक्स्ट ब्रेकआउट आपका 1581 पे चाहिए। सो ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब बंद हुआ, वापस सपोर्ट लेवल पे आ गया, लेकिन बंद हुआ है आपका 1560 के आसपास। अब आज आपको एक मतलब 1581 के ऊपर की जब क्लोजिंग मिलेगी तब तो तेज़ दौड़ लगाई गई। बाकी देखते हैं, वेट एंड वॉच वाला मामला है। ICICI बैंक
27 दिनों की रेंज है 1360 के नीचे में, 1400 के ऊपर में। इसी रेंज के एकदम सपोर्ट लेवल पर आकर बंद हुआ है, वो है 1359। ऐसे बैंक कमजोरी के संकेत दे रहे हैं हम। ओके 4 दिन भले इसने कल हायर हाई है और हायर लो बनाया हो, ऐसे बैंक हो क्या रहा है पिछले सॉरी 4 सेशन में से 3 सेशन ऐसे हुए जो ICICI बैंक 1360 के नीचे जाकर बंद हो रहा है। तो कल भी ऐसे देखा जाए तो 1359 बिल्कुल वही मान लो, लेकिन अभी तक वो मजबूती के जो संकेत चाहिए वो ICICI बैंक में मिसिंग है। ऑन द कॉन्ट्ररी इसके विपरीत HDFC बैंक ज़्यादा बेहतर है। 3 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगाया, लेकिन बंद हुआ है 995, जो 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। HDFC बैंक ने कल लगातार परसों लगातार चौथे दिन हायर हाई हायर लो बनाया, अभी भी मजबूती के संकेत है। इसका 100 दिनों का मूविंग एवरेज 985 है, 50 दिनों का 995, दोनों के ऊपर उसके पास बंद हुआ है। और 55 सेशन से HDFC बैंक की 970 और 1020 की क्लोजिंग रेंज में दिख रहा है। सो HDFC बैंक ICICI बैंक के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। और रिलायंस मूड माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं और तेज़ी बनाऊं या जितनी है उससे मैनेज कर लूँ। ये 2 बड़े स्टॉक आपके लिए। चलिए 3 अलग अलग मोड्स में खड़े हुए 3 दिग्गज शेयर हैं, लेकिन HDFC बैंक ये तेजी के लिहाज से हमारे रडार पर एक कमजोर है ICICI, एक न्यूट्रल है रिलायंस और एक मजबूत है HDFC बैंक। एब्सोल्युटली बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा सर, ये FIIs है, मैं अभी रोज पिछले कुछ दिनों से डेटा देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ कि मैं दुखी हूँ। नहीं, यहाँ क्या हुआ है सर? नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं। डेटा को डेटा है ही ऐसे, जो क्लियर कट हो कि बहुत अच्छे हैं तो आप अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्लियर कट खराब हो तो दुखी हो जाएंगे। लेकिन जब क्लैरिटी ना हो तो करें क्या। और कुछ डेटा आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। पहली बात तो ये कि FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन घट कर 40 बेसिस पॉइंट ही घटी है, लेकिन घटी है 12.4% पर आई है। दूसरी बात, लगातार तीसरे दिन कैश में बिकवाली की, थोड़ी ठीक ठाक सी साइज है 1700 करोड़ के आसपास की। लेकिन नेट अगर आप देखेंगे तो लगातार 5वें दिन FIs की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आता दिखा है। अब है छोटा 191 करोड़ का, लेकिन आया खरीदारी का आंकड़ा। अब आइए, कैश के साथ साथ आपको स्टॉक फ्यूचर्स भी देखना चाहिए। लगातार 5वें दिन स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की FI ने, और वो है 870 करोड़ की, 880 करोड़ की, विच इज़ नॉट बैड, ठीक है। और 5 दिनों में FI ने 9,800 करोड़ रुपए के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि FIs अगर बैरिश है भी तो सिर्फ इंडेक्स पे है, स्टॉक्स पर उतने बैरिश नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में 9,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की खरीदारी किसी भी लिहाज से कम थोड़ी है। सो ऐसे में 3 दिनों से कैश की बिकवाली है ना, बहुत बड़ी वाली बात नहीं है जिससे डरना चाहिए। अब आइए, घरेलू फंड लगातार 83वें दिन खरीदारी करते दिखे, 2381 करोड़ की खरीदारी उनकी अच्छी है। हाँ, एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि ये जो आंकड़े हैं इसमें परसों एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी VIP इंडस्ट्रीज की, जहाँ प्रोमोटर्स ने बिकवाली की थी 1437 करोड़ का, उसमें एक आंकड़ा शामिल है। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट उस 1437 करोड़ की डील का इन आंकड़ों में आप मानकर चल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये तो बात हो गई FI डेटा की। लेकिन सर, ग्लोबल मार्केट ने क्या किया? ये तो 1.5 दिन की छुट्टी पर चले गए थे, इन्होंने कुछ किया है? सब कुछ इन्होंने ही किया है, जो किया है। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं ऑनेस्टली। इनको देखे ना तो आपको वो क्या बोलना चाहिए, वैसी फीलिंग आएगी। फोमो? नहीं, फोमो भी नहीं, ऐसा कि मतलब और हम तो मतलब कुछ करिए, मतलब बैठे ही ठल्ले ही बैठे हैं। वैसा जो कुछ एक्शन हो रहा हो तो अमेरिका में ही हो रहा है, वैसा वाला फील आएगा कि यार देखो, उनके यहाँ तो जश्न चल रहा है, पार्टी चल रही है, मज़े चल रहे हैं, हम ऐसे सूखे सूखे बैठे हैं, वैसा वाला फीलिंग आएगा। क्यों? लगातार 5वें दिन अमेरिका में तगड़ी तेजी होती है। 5 दिन से अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड बना रहे हैं। डाउ ने कल क्लोजिंग बेसिस पे नया लाइफ हाई बनाया है, लाइफ हाई पर जाकर बंद हुआ है डाउ, ठीक है। इंट्राडे हाई से सिर्फ 150 पॉइंट दूर है, और क्या चाहिए। S&P कल फिर से इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे S&P ने लाइफ हाई बनाया। मंगलवार को भी बनाया था, बुधवार को भी बनाया, ठीक है। इस साल 39 बार S&P 500 लाइफ हाई पर बंद हो चुका है, 39 टाइम। गोल्ड की तरह, जब गोल्ड ने 50 बार किया ना, वैसे 52 हो जाएगा, हाँ, नो डाउट। बट कुल मिला के कि बार बार लगातार हाइस पर हाइस बना रहे हैं। सही बात है। फिर आइए नेस्डेक, ये जरूर अभी तक हाई से थोड़ा दूर है, 407 पॉइंट, विच इज़ फाइन। डॉलर इंडेक्स 2 दिनों की कमजोरी पर डॉलर इंडेक्स पर ब्रेक लगा है, लेकिन 2.5 महीने के निचले स्तर 99.5 के बेहद करीब अभी भी है, 97.5 के बेहद करीब है, ये 97.70 पर बंद हुआ है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड लगातार दूसरे दिन कमज़ोर होकर 4.13% पर पहुंची है, ये आपके लिए अगला संकेत है। रुपया फिर से परसों 13% की कमजोरी के साथ 89.78 पर बंद हुआ है, तो धीमे धीमे रुपये की कमजोरी वापस से बढ़ रही है। अब आइए इस साल के स्टार परफॉर्मर, ओनली 2, सोना 1,38,676, ये इतिहास में दर्ज हो चुका है लाइफ हाई के तौर पर सोने का दाम।
जो परसों बनाया था। लेकिन आज सुबह सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $4,561 का नया लाइफ हाई बना चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 9 बजे जैसे घंटी की मधुर आवाज़ आपके कानों में आएगी, वो इक्विटी के लिए भले ही ना हो, नया ये गोल्ड का तो नया हाई बनाने के लिए तैयार है। राइट? एब्सोल्युटली। चांदी 2,24,430 ये आपका लाइफ हाई बना है परसों चांदी में, और इस बीच $75 को पार कर गया है चांदी का लेवल आज सुबह सुबह नया लाइफ। तो पूरी संभावना है कि सोना चांदी आज भी खुलते नया लाइफ हाई बनाएंगे भारतीय बाजारों में। करेक्ट। अब आइए तीसरा, 3 दिनों में सोना बढ़ा है ₹3900 और 3 दिनों में चांदी 15,000 रुपये से सोना 1,300 रुपये प्रतिदिन की रफ्तार से सोना बढ़ रहा है, और 5,000 रुपये प्रतिदिन की रफ्तार से चांदी बढ़ी है पिछले 3 दिनों में। 15,000 रुपये की तेजी। एक ज़माना था यहाँ पूरे साल भर 2-2 साल तक 15,000 रुपये का मुँह नहीं आता था चांदी में। सही बात है। 15,000 रुपये के लिए पूरा साल निकल जाता था। अब आएगी चांदी में तेजी, अब आएगी। और आज देखो क्या टाइम आ गया है, पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, कैसे चलेगा भगवान जाने, लेकिन अभी तो चल रहा है, मज़े करिए आप। कच्चा तेल 5 दिनों की तेजी पर इस पर ब्रेक लगा है, $62 के नीचे आया भी था, फिसला भी था, लेकिन वापस सुबह सुबह जो इन्होंने बम गिरा दिए। क्या कर रहे हैं आजकल? हर कहीं भी जाके बम गिरा रहे हैं। ये हर जगह पे जहाँ जहाँ है अब इन्होंने बीड़ा उठा लिया है सैंक्शंस का। वेनेजुएला में भी इन्होंने जितने भी ऑयल टैंकर्स थे उन पर इन्होंने बहुत कड़े सैंक्शंस लगा दिए थे, तो ये अब आ गए हैं पूरे उस मोड में। तो लेकिन मज़े की बात देखिए, लेकिन कच्चा तेल बढ़ता नहीं है फिर भी। इतनी मतलब फंडामेंटल्स वीक है कच्चे तेल की, इतनी सप्लाई गलत है, इनको बढ़ना ही नहीं है। सबको लगता है कि जो भाव एक्चुअली क्या पूरी दुनिया भर में और स्पेशली गल्फ़ वगैरह में भी जहाँ कच्चा तेल निकलता है, इन सबको रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बड़ा डर लगा हुआ है। उनको लगता है कि ठीक है जो भाव में बिक रहा है बेचो ना, क्या तेल कंपनियां भी अब रिन्यूएबल की तरफ, सऊदी अरेबिको एंड ऑल अब रिन्यूएबल की तरफ फोकस करती हुई एआई की तरफ, रिन्यूएबल की तरफ फोकस कर रही हैं। करेक्ट। उनको समझ में तो आ रहा है कि अब फ्यूचर वहाँ है, इसलिए दाम बढ़ नहीं रहे। नहीं तो इतना इधर बम गिराए, वियतनाम में गिराए, उधर गिराए तो काम हो जाए, हो नहीं रहा। आइए कॉपर, फिर कहूँगा जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं बेचारों के लिए, इनके लिए कॉपर ही बचा है। तो अब तो कॉपर भी अफोर्डेबल नहीं रहा। लाइफ हाई पर कॉपर है। लेड 2 हफ्तों की ऊंचाइयों पर है। आप तो वैसे भी विदाउट शुगर ही पीते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, नो शुगर। विदाउट शुगर वालों की कोई दिक्कत नहीं, मैं भी विदाउट शुगर पीता हूँ। शुगर के दाम रो शुगर के बाद 2 महीने की ऊंचाइयों पर है भाई। वो लोग तो 3 सफ़ेद चीज़ें अगर आप कम कर लो लाइफ में खाना, तो आपकी लाइफ सेट है। तो एक तो सफ़ेद में शुगर हो गया, दूसरा सफ़ेद में नमक हो गया, तीसरा सफ़ेद में चावल हो गया। वो 3 अगर सफ़ेद चीज़ें आप कम खाओगे तो वो तो अपने हाथ में नहीं, लेकिन शुगर के दाम जरूर ऊपर है, तो अगर आपको कम करनी है तो आप कर सकते हैं। एल्यूमिनियम लगातार दूसरे दिन रहे मजबूत, और मई 2022 के बाद, यानी करीबन आप समझ लो 2.5 साल बाद, नहीं 3.5 साल बाद के हाईएस्ट लेवल पर एल्यूमिनियम भी आ चुका है। तो मेटल्स गर्म ही चल रहे हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात है नहीं।